तो हेलो शालूस एंड गोलूस। तो हमने पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर 1 के अंदर हमने जाना सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो आज हम करेंगे छोटी मगर मोटी बातें जिन पर आप अपना ध्यान 9th 10th में आपने नहीं लगाया, पर अब लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल करना सीख लेते हैं, पर उनकी अगर यूनिट अंक आपको अच्छे से लिखने नहीं आती है तो वहीं पे आप मात खा जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर आपको जब ऑप्शंस देगा वो आपको मीटर पर सेकंड में, मतलब 10 आपका आंसर आया 10 है ना, तो वो 10 मीटर पर सेकंड को ही 4 तरीके से लिख देगा। सब में 10 10 10 मिलेगा 4 ऑप्शन में, पर चारों में मीटर पर सेकंड अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। पर सही में मीटर पर सेकंड कैसा लिखा हुआ है, सही में न्यूटन कैसा लिखा हुआ है, सही में जूल कैसे लिखा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं पता होता तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने के बावजूद हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। मतलब अच्छे अच्छे बच्चे जिनके मतलब AIR रैंक्स भी हैं, अगर उन्होंने भी अगर ध्यान दिया तो उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही उनके जो रैंक्स जो है वो नीचे आ जाते हैं। आप तो जानते हैं 1 नंबर भी नीट में कम हुआ तो रैंक तुरंत बहुत सारी नीचे गिर जाती है। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको अपना बेस जो है अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए पहली गाइडलाइन समझते हैं आपका ऐसा यूनिट राइटिंग की और इनके सिंबल राइटिंग की। सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो ये है, स्टैंडर्ड यूनिट सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस रोमन टाइप। इसको हम रोमन टाइप में लिखेंगे, लोअर केस। जैसे मीटर की बात आई गई तो मीटर को इसका अगर सिंबल लिखना मीटर का तो हम इसे ऐसे एम में लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, स्मॉल एम से लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इटैलिक में नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे 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 नहीं लिखेंगे इटैलिक में, बड़े एम से नहीं लिखेंगे। तो रोमन टाइप में लिखेंगे, स्मॉल से लिखेंगे। जैसे किलोग्राम आ गया तो किलोग्राम में केजी हमने लिखा, तो स्मॉल के से स्टार्ट हो रहा है, केजी दोनों जो है स्मॉल है, समझ रहे हो। तो ये पहली, जैसे न्यूटन आप लिख रहे हो, न्यूटन लिख रहे हो तो न्यूटन अगर सिंबल लिख रहे हो तो आप कैपिटल N से लिखोगे, ऐसे सिंबल है ना। और साइंटिस्ट के नाम पे अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इटैलिक में नहीं लिखेंगे। सो पहली बात, पहले सिंपल बात करते हैं कि स्टैंडर्ड जितनी भी यूनिट्स हैं उनका सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस रोमन टाइप में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। मीटर है तो स्मॉल एम, केजी है तो के। अब सोचोगे सर न्यूटन का तो बड़ा लिखा आपने। भाई जो भी साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम पर अगर यूनिट है और यूनिट का अगर सिंबल लिखा जा रहा है तो वो सिंबल आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे। ये दूसरी गाइडलाइन। जैसे मान लो जूल की बात करें तो जूल का सिंबल अगर लिख रहे हो तो आपको कैपिटल J लिखना पड़ेगा, क्योंकि जूल जो है साइंटिस्ट का नाम है। जूल किसकी यूनिट होती है? जूल होती है एनर्जी की यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पे बनी हुई है, तो जूल का J बड़ा। दूसरी गाइडलाइन अपने नोट्स में जरूर लिखना बेटा ये बात। एम्पियर करंट की यूनिट है, करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट उसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है तो साइंटिस्ट का नाम है, और अगर एम्पियर का अगर आप सिंबल लिख रहे हो तो आप कैपिटल A लिखोगे, स्मॉल a नहीं लिखोगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, तीसरी गाइडलाइन, जैसे आपको बताओ ये न्यूटन या न्यूटन, दोनों न्यूटन में से कौन सा सही लग रहा है आपको? मतलब अगर आपको लिखना है 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ भी लिखना है और न्यूटन की बात करें, न्यूटन कौन सा सही है इनमें? ये सही है, ये सही है, तो ये गलत है, ये न्यूटन सही है। अब तीसरी गाइडलाइन क्या है, तीसरा नियम क्या है कि साइंटिस्ट का नाम पे अगर आप लिख रहे हो यूनिट और सिंबल नहीं लिख रहे हो, सिंबल नहीं लिख रहे हो, पूरा नाम अगर लिख रहे हो तो फिर आप उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा, मतलब स्मॉल से स्टार्ट होगा। तो मतलब आपको लिखना है 10 न्यूटन मान लो, तो 10 न्यूटन, ये बात बिल्कुल सही है। पर 10 न्यूटन अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। तो 10 न्यूटन अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखना तो उसको कैसे लिखोगे आप? 10 स्पेस देके कैपिटल N, ये रहता है। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात यहीं पर छुपी हुई है कि जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जब लिखते हो ना तो उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है यहाँ पे। तो चाहो तो आप अपनी फोर्थ बात ये लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने लिखा 5 kg, तो लिखने का तरीका ये होता है 5 आपने लिखा और kg आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस देखिए, अब आप kg लिखोगे। ये जो kg का जो k है वो छोटा है, बड़ा नहीं है, ध्यान रखना, छोटा है k। ठीक है, इस बात समझ में आई? अच्छा, क्या लग रहा है? जूल लिखा मान लो मैं, जूल ये वाला सही है, ये वाला सही? तो सर ऊपर वाला गलत है, क्योंकि आप बता रहे हो साइंटिस्ट के नेम पे अगर लिख रहे हो और पूरा नाम अगर लिख रहे हो इस यूनिट का तो फिर पहला लेटर आपको स्मॉल से स्टार्ट करना है, कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल से इसका मतलब ये सही है। तो आपको लिखना है 10 जूल या 5 जूल, तो 5 जूल पूरा लिखना है तो 5 जूल आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है मेरे गोलूस, और या फिर आप ऐसे लिखेंगे, अगर सिंबल लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखेंगे, स्पेस जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी मगर मोटी बातें हैं, फंडामेंटल अच्छा होगा ना बेटा।
तो ही उस पर हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। फाउंडेशन बहुत अच्छा होना जरूरी है, इसलिए फाउंडेशन पर मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। कई बच्चे सोचते हैं यार सिंपल चीज़ को छोड़ो, नहीं 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 नहीं, फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट। फिजिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैं आपको वापस यही बोलूंगा बेटा, फिजिक्स अगर पढ़नी है तो फाउंडेशन जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बड़े बड़े चैप्टर, बड़े बड़े टॉपिक अपने आप आराम से सिंपल तरीके से हो जाएंगे। जो फाउंडेशन पे ध्यान नहीं देता और जो बड़ी बड़ी चीजों चक्रों में लगा रहता है, उसकी फिजिक्स रियल में कमजोर होती है। समझ रहे हो बेटा? तो फाउंडेशन, छोटी छोटी बातें वो पता होनी जरूरी है, उन पे तीखी नजर होनी जरूरी है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं भी कभी गलत लिख दूं तो आप मेरे को टेलीग्राम पर या कमेंट करके बताओगे सर यहां पे हमने गलती पकड़ी है, ये बताना जरूरी है। समझ रहे हो? तो मतलब मेरे स्टूडेंट आप पक्के हो गए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा आगे अगर चलते हैं। देखिए आप बताओ, एम्पियर ये सही है, ये सही। तो सर एम्पियर साइंटिस्ट का नाम, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अब बना रहे हो तो कैपिटल ऐसे स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तो मतलब एम्पियर ऐसे, मतलब 10 एम्पियर लिखना तो कैसे लिखोगे, पूरा लिखना है आपको, तो 10 एम्पियर आप ऐसे लिखेंगे। और सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो 10 और कैपिटल ए लिखोगे, अब स्पेस रहेगा 10 और ए के बीच में, ठीक है ना। सिंबल लिख रहे हो उसका एम्पियर का तो कैपिटल ए से, साइंटिस्ट के नाम पे है ना सिंबल, साइंटिस्ट के नाम पे सिंबल है ना, तो कैपिटल ए, ठीक है ना। और पूरा नाम लिख रहे हो तो ऐसे, ऐसे न्यूटन का आपको बताया मैंने, ठीक है। अब न्यूटन लिख रहे हो तो ये वाला न्यूटन सही है, ये वाला न्यूटन का लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। वोल्ट साइंटिस्ट का नाम था, तो भाई ये वाला जो है सही है, ये वाला गलत। तो 10 वोल्ट आप लिखते हो, पूरा लिखोगे नाम, तो पूरा लिखोगे तो फिर वी छोटा आएगा, वी क्या आएगा यहाँ पे, छोटा आएगा। पर 10 वोल्ट सिंपल लिख रहे हो तो वी बड़ा आएगा। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जब लिख रहे हैं तो अपन यहाँ पे क्या देते हैं, स्पेस देते हैं, ठीक है, ओके। और भी बातें बता सकते हैं, जैसे मैंने मानो लिखा 5वें नंबर के ऊपर मैंने लिख दिया 5 और मैंने लिखा जूल, जूल। तो ये ऐसे अगर मैं लिख रहा हूं, ऐसे अगर लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर सिंबल के फॉर्म में लिखूंगा तो 5 जूल ऐसे सही है, और 5J ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सही और ये गलत, ठीक है। पूरा नाम लिखोगे तो छोटे से स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, और केवल उसका सिंबल दे रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई सब बच्चों को, बोलो ओके सर। आगे बढ़ते हैं, एम्पियर बता ही चुका हूं। अगर आके यहाँ पे आप 10 लगाते हो तो 10 एम्पियर सही, और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई कहानी? अच्छा, एक छोटा सा नियम और बता देता हूं। मान लो आपको लिखना है मीटर सेकंड, तो एक तरीका तो क्या हो गया, मीटर सेकंड लिखना, पहले मीटर का एम और सेकंड ऐसे लिख दिया, मीटर सेकंड। इनके बीच में थोड़ा सा क्या रहता है, स्पेस रहता है, ठीक है ना। मीटर सेकंड स्पेस रहेगा, या तो ऐसे लिखो ये सही है, या फिर आप ऐसे लिखो, मान लो 1 मीटर पर लिखना तो 1 मीटर सेकंड हो गया, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिखिए पूरा METRE सेकंड, ये भी आपका सही है। पर अगर आपने ऐसा लिखा 1 मीटर और सेकंड, मतलब ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। मतलब एक बार आप सिंबल लिख रहे हो, सर एक बार आप सिंबल लिख रहे हो मीटर का और एक बार आप पूरा उसका नाम लिख रहे हो, तो फिर ये गलत है, ये गलत है। या तो आप चलो पूरा मीटर पूरा लिखो, सेकंड पूरा लिखो, चलेगा। सिंबल लिखो चलेगा, पर कहीं एक बार आप सिंबल और एक बार पूरा नाम लिख रहे हो तो ये गलत है, ये तरीका फिर गलत हो जाएगा दोबारा। तो ये छोटी मगर क्या है, मोटी बातें जिन पे आप ध्यान नहीं देते थे, पर आपको ध्यान देना है लिखते समय। इसका मतलब आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो, मस्त तरीके से पढ़ रहे हो। तो मैं पूरा बेसिक से लेकर चलूंगा, 0 से लेकर चलूंगा और 0 से आपको उठाऊंगा, तब आएगा पढ़ने और पढ़ाने का मजा, ठीक है बेटा। तो आप तैयार हो ना? आगे बढ़ते हैं। छोटी मगर मोटी बातें करना बहुत जरूरी है, हमेशा मैं छोटी मगर मोटी बातें करता हूं। बात नंबर 1 वापस से, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है बेटा? हर्ट्ज जो होती है बेटे वो होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम था। किसका नाम था? साइंटिस्ट का नाम था। अब वापस इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो आपको 10 हर्ट्ज लिखना है, 10 हर्ट्ज लिखना है, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है और पूरा नाम लिख रहा हूं, नाम है, तो स्मॉल से स्टार्ट करूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ये सही है, ये सही है। बट अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 10, तो ये क्या हो गया सर? ये आपका गलत हो गया, ये सही है। पर अगर आपका इसका सिंबल बना रहे हो, ध्यान सुनना, ये सही हो गया, ये क्या हो गया? गलत हो गया, और ये क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना। पर अगर आप इसका सिंबल बना रहे हो, जैसे मान लो आपको लिखना है 10 हर्ट्ज, भाई ऐसे लिखें, या फिर 10 हर्ट्ज ऐसे लिखें, या फिर 10 हर्ट्ज ऐसे लिखें, या फिर 10 हर्ट्ज ऐसे लिखें। मतलब ये 4 ऑप्शन दे दिए। मतलब आपका फ्रीक्वेंसी निकालना क्वेश्चन आपको था, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। टाइम पीरियड दे रखा था, फ्रीक्वेंसी निकालनी, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी हो गई।
अब ऐसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन, अब कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने, ऐसे करेगा वो आपके साथ में। अब जिसको नियम पता है वो तो सही मार्क करके निकल जाएगा, और जिसको नियम नहीं पता वो कंफ्यूज कर 10 आंसर तो आ गया पर ये करूं क्लिक, ये करूं ये करूं ये करूं, ऐसे वो पागल सा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से पागल हों। और ऐसा IIT में एक बार हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है। नीट में तो कई बार होता रहता है, इस तरीके से देते रहते हैं आपको, ठीक है ना। तो भाई वापस से नया रूल बता रहा हूं, अगर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट बनी हुई है और उस पूरी यूनिट का नाम लिख रहे हो तो वही नियम है, जैसे न्यूटन वाले ने बताया था, जूल वाले ने बताया था, है ना, हर जैसे लिखना है। पर अगर इसका सिंबल लिख रहे हो और साइंटिस्ट के नाम पर अगर आपके पास में यूनिट है और उसका सिंबल, अगर सिंबल उसका 2 अक्षरों में है, सिंबल अगर उसका 2 अक्षरों में है तो पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। तो अब पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल, तो मतलब ये वाला सही होगा। हर्ज लिखना, पहला कैपिटल H बड़ा और Z छोटा, तो ये दोनों ही छोटे लिख दिए, ये भी गलत। पहला बड़ा दूसरा भी बड़ा, ये भी गलत। पहला छोटा दूसरा बड़ा, ये भी गलत। तो पहला बड़ा और दूसरा छोटा ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही साइंटिस्ट का नाम है पास्कल, और पास्कल एक यूनिट है, किसकी यूनिट है पास्कल? प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है पास्कल। किसकी यूनिट है बेटा? पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की, है ना। तो साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे अगर आप लिख रहे हो यूनिट, मान लो 10 पास्कल लिखना होता, 10 पास्कल, तो 10 लिखता, स्पेस था थोड़ा सा और स्मॉल से स्टार्ट करता और मैं ऐसे लिखता 10 पास्कल प्रेशर, है ना। तो ये सही है, ये करेक्ट है। कैपिटल P से स्टार्ट कर देता, मतलब ऐसे कर देता 10 बड़ा P और ऐसे लिखता, तो ये क्या हो जाता बेटा? ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, ये सही। पर इसका सिंबल लिख रहे हो और इसका साइंटिस्ट के नाम पे स्टार्ट हो रहा है यूनिट, बस साइंटिस्ट के नाम पे आपने यूनिट रखा हुआ है और उसका सिंबल 2 अक्षरों में आ रहा है, तो क्या नियम बताया? पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा। तो मान लो तो पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा, मतलब ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, मान लो 3 से स्टार्ट कर, 3 3 3 3, ये ब्रैकेट मत मानना एक बार यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रैकेट मत मानना। अगर हमें एग्जाम्पल अगर आपके सामने ही बनाऊँ तो ब्रैकेट मत मानो यहाँ पे आप, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 स्पेस देके कैपिटल P फिर स्मॉल a। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा नियम क्या है, कायदे क्या हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल, मान लो आपको 100 मीटर्स लिखना है, 100 लिखा, स्पेस दिया, मीटर्स, बिल्कुल सही है, 100 मीटर्स लिख रहे हो आप, है ना। तो 100 मीटर्स में आपको ऐसे लिख रहे हो 100 मीटर्स, है ना, तो ये ठीक है। बट अगर आपको इसको ऐसे लिखना है तो मतलब सिंबल में लिखना है, तो सिंबल में क्या आप यहाँ पे ऐसे लगाओगे और क्या फुल स्टॉप लगाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं आप, पर ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो 100 मीटर्स लिखना है आपको, है ना। तो ये गलत, सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे लिख के आप डॉट नहीं लगाओगे, और ना तो कोई डॉट लगेगा, मतलब आप इस 100 मीटर को आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे भी नहीं लिखोगे, ये भी गलत है। 100 मीटर ऐसा सही है, ठीक है ना। अच्छा, 100 सेंटीमीटर्स लिखने, 100 सेंटीमीटर्स लिखने, तो 100 सेंटीमीटर्स कैसे लिखोगे? जैसे मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा, ये 1 सेंटीमीटर है, ये क्या है आपका? 1 सेंटी, सॉरी ये आपका क्या हो गया? देखो मैं बताऊँ, दोबारा बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए मैंने क्या बोला था, 100 सेंटीमीटर्स, है ना, सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स क्या लिखोगे? 100 लिखोगे पहले आप, ठीक है ना। फिर बाद में आप क्या लिखोगे? सी स्पेस दोगे, फिर सी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? एम लिखोगे। ये आपका क्या है? सही है, 100 सेंटीमीटर। आगे इसको आगे ऐसे नहीं लगाना, इसका फुल स्टॉप निकालना, ये गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर बात करें, अब जब अपन लिखते हैं ना ऐसे न्यूटन, फिर अपन ने ये लिखा, इसका मतलब होता है पर और फिर मीटर स्क्वायर। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं हम जब लिखते हैं तो 1 से ज़्यादा नहीं लगाते, मतलब जैसे यहाँ पे 10 न्यूटन पर मीटर, तो ये क्या है? ये गलत है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर मतलब 10, ये ऐसे लिखा हुआ ना 10 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगी पावर तो माइनस में हो जाएगी, तो ऐसा लिख सकते हो, पर ऐसा लिखना गलत है, 1 से ज़्यादा सॉलिड नहीं लिखोगे। मान लो आपके पास में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, मीटर सेकंड -2, ऐसा लिख सकते हो। आप इसको ऐसा लिखोगे तो फिर क्या हो जाओगे? आप गलत हो जाओगे, ये आपका सही है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, 1 से ज़्यादा सॉलिड्स हमको यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा सॉलिड्स जो हमको यूज़ नहीं करने। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये मान के चल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ लिखी, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर, क्या पढ़ेंगे इसको हम? इसको पढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर पढ़ेंगे इसको, पर इसको क्या पढ़ेंगे? सी बड़ा है और सी और एम के बीच में क्या है? गैप है।
सी बड़ा है और सी और एम के बीच में क्या गैप है, इसको पढ़ेंगे 1 कूलम, COULOMB 1 कूलम मीटर, इसको ये पढ़ेंगे 1 कूलम मीटर पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है ना। सी बड़ा आ गया, सी और वी किसके बीच में गैप है, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 कूलम मीटर है। तो सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी जो है वो एक प्रेफिक्स है। सेंटी क्या है, एक प्रेफिक्स होता है, और जो प्रेफिक्स होता है वो जो सिंबल होता है उसके जस्ट पास में लिखा जाता है बिना स्पेस के, बिना स्पेस के। तो ये 1 सेंटीमीटर लिखना सही है, पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो सी छोटा और एम के बीच में आपने सी और एम के बीच में स्पेस दे दिया, मतलब प्रेफिक्स और सिंबल के बीच में अगर आपने स्पेस दे दिया तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। तो सेंटीमीटर लिखना है आपको, तो सी और एम के बीच में स्पेस नहीं होगा, हाँ 1 और सी एम के बीच में स्पेस होगा। और जैसे ही प्रेफिक्स सिंबल के साथ में मिल जाता है तो वो एक अपने आप में एक नई यूनिट हो जाती है, अपने आप में एक नई यूनिट बन जाती है वो। तो 1 सेंटीमीटर जो है ये अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में एक ये एक सिंबल हो गया समझ लो आप यूनिट का, CM। तो प्रीफिक्स को हम सिंबल के साथ में लिखते हैं, यहां पे स्पेस नहीं देते हैं। और सी और एम के बीच में प्रीफिक्स और सिंबल के बीच में स्पेस दे दिया, और इस तरीके से आप सोच रहे हो कि 1 सेंटीमीटर तो गलत है, पर ये क्या है, ये बड़ा सी और ये छोटा एम है, तो ये कूलम मीटर पड़ा जाएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को मैं क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चन दे सकता था, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सब पूछा, पता बेटा कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसा भी हो सकता था, पर मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाएं, बार बार लिख के देखें, आप खुद से लिख के देखना कि कौन सही कौन गलत, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, यहां पे लिखा हुआ 1 फिर एम और फिर एस लिखा हुआ है, क्या ये 1 मीटर सेकंड है क्या, क्या ये 1 मीटर सेकंड है क्या, नहीं, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1, क्योंकि देखो सेकंड हमको पता है सेकंड होता है, और सेकंड के साथ में एम आ गया, इसका मतलब, और स्पेस दिया नहीं, यहां पे स्पेस है, इसका मतलब डेफिनेटली ये प्रीफिक्स है। और एम किस प्रीफिक्स को बताता है, मिली को बताता है, मैं आपको बताऊंगा सारे अभी। तो इसको पढ़ेंगे हम 1 मिली सेकेंड, इसको हम पढ़ेंगे 1 मिली सेकेंड, ये पढ़ेंगे हम इसको। तो एस के साथ में एम आ गया और स्पेस अगर नहीं है, एस के साथ में अगर एम आ गया और स्पेस नहीं, तो अपने आप में क्या बन गई, अपने आप में एक यूनिट बन गई। तो अब ये 1 मीटर सेकेंड नहीं है, ये 1 मिली सेकेंड है, क्योंकि सिंबल के साथ में अगर कुछ लिखा है इसका मतलब वो डेफिनेटली प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि प्रीफिक्स जो होता है वो सिंबल के जस्ट बाजू में लिखा जाता है, स्पेस नहीं दिया जाता है बच्चों। तो ये 1 मिली सेकेंड है, 1 मीटर सेकेंड नहीं है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आप अक्सर अच्छे अच्छे बच्चे जो 2-2 साल पढ़ लेते हैं नीट में उनको भी नहीं पता होता, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, 1 मिली सेकेंड है। आई होप आपको ये कंटेंट जो है यही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये बात हमने कर ली, आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये बताओ कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, मीटर स्पेस नहीं है, मीटर और सेकंड इनवर्स के बीच में, सॉरी मीटर क्यों बोल रहा हूं मैं, एम और एस इनवर्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो ये वाली चीज सही है, ये वाली चीज सही है। सोचो, कमेंट बॉक्स में तो कमेंट आप नहीं कर पाओगे, बट आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो आप हमें भेजिए ऐप्स के ऊपर, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है साइंस इजीली, वहां पे भी आप कर सकते हैं कमेंट, है ना। तो अगर यहां पे अगर हम बात करें बेटा, तो देखो सेकंड इनवर्स के साथ में एम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। इसका मतलब एम का प्रीफिक्स, मतलब एम किस प्रीफिक्स को बताता है, मिली को बताता है। तो इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये एम एस इनवर्स जो दिख रही है आपको, ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा है, ये चीज ऐसी है। मतलब ये क्या है, 1 मिली सेकेंड है ये, तो 1 मिली सेकेंड मतलब पर मिली सेकेंड है ये, तो ये सही है, पर मिली सेकेंड है ये, है ना। ये मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर सेकंड कैसे लिखा जाता, मीटर पर सेकंड ऐसे होता, एम होता और स्पेस होता, तो ये फिर मीटर पर सेकंड है। ये एम और एस इनवर्स के बीच में स्पेस डाल देते ना, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाता, पर एम और एस इनवर्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो फिर ये प्रीफिक्स हो गया, अपने आप में ही अपनी एक यूनिट हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये एम और एस की एम एस इनवर्स की स्पेस है, तो ये मीटर पर सेकंड पढ़ा जाएगा, पर अब मीटर पर सेकंड नहीं, ये पर मिली सेकंड कहलाएगा, ठीक है। यहां पे आते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है के स्मॉल के और एम पर क्यूब है, और इनके बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ये चीज सही है, ये चीज सही है। तो कई चीज सोचेंगे सर, सोचेंगे भाई के का मतलब सर किलो होता है, और किलो होता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कई बच्चे, और के की जगह लिख देंगे वो 10 की पावर 3 और मीटर क्यूब, तो बोलेंगे सर ये सही होगा, सर ये सही होगा, मतलब सर ये सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर बच्चों चमत्कार है, ये गलत है, ये ऐसा है ही नहीं। मैंने क्या बताया, सिंबल के साथ में
अगर कोई भी लिखा हुआ है प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स जो होता है सिंबल साथ में बिना स्पेस के दिया, तो यहाँ पे स्पेस है नहीं, बिना स्पेस के है, इसका मतलब अपने आप में एक यूनिट है, अपने आप में एक यूनिट है ये। तो इसको कैसे, ये इसका मतलब क्या होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है के स्मॉल के बेटा ये, और एम, और इस पर क्यूब लगा हुआ है ये, इस पर क्यूब लगा हुआ है ये। अब लिखो आप किलो, किलो का मतलब कितना होता है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, और इस पर फिर ये क्या है, क्यूब है, मतलब ये बात जो लिखी हुई है यहाँ पर ऐसा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 10 की पावर आपका 9 मीटर क्यूब, ये इसके बराबर है। तो ये के एम पर क्यूब लगाओ तो ये इसके बराबर होगा, ना कि इसके बराबर होगा। समझ में आई? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, समझ में नहीं आई तो बात हम कौन सा करते हैं, ये वाला करते हैं। चलो, एम्पियर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए पर स्क्वायर है, और एम लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, मतलब ये मीटर नहीं है, स्पेस नहीं, इसका मतलब प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हमें मेरे साथ में जुड़ के लिखते हैं, तो ये मिली है, ये क्या है, ऐसे पकड़ना है उस चीज़ों को, मिली है ये, तो भाई इसको ऐसे लिखेंगे मिली एम्पियर है, और इस पे स्क्वायर है ये ऐसा लिखा हुआ, मतलब मिली का मतलब कितना होता है, मिली का मतलब 10 की पावर कितना हो गया, -3 हो गया, मिली का मतलब 10 की पावर -3 हो गया, ठीक है। अब ये एम्पियर, और फिर ये स्पेस स्क्वायर, इसका मतलब ये आपका हो गया 10 की पावर -6 एम्पियर स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। बात समझ आ गई? एक और एग्जांपल देखते हैं जो लिखा हुआ, देखो ये निशान होता है माइक्रो का, किसका निशान होता है, माइक्रो, प्रेफिक्स है, सारे प्रेफिक्स, सारी सब चीजें ये मैं आपको वापस एक बार पढ़ा दूंगा अभी दोबारा। तो ये क्या है, माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रेफिक्स। सो भाई ये अगर आपके इसके एस इनवर्स साथ में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, माइक्रो है ये, है ना। और सेकंड इनवर्स, तो ये अपने आप में एक यूनिट हो गई, अपने आप में एक यूनिट हो गई है, और ये होता है 10 की पावर -6 के बराबर। तो कई बच्चे दिमाग लगा लेंगे तो उसको ऐसे लिख देंगे 10 की पावर -6 एस इनवर्स, और ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर माइक्रोस एस इनवर्स साथ में लगे तो अपने आप में एक यूनिट बन गई। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ कैसा, ऐसा लिखा हुआ है, माइक्रो 10 की पावर -6 एस, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है। अब साथ में आगे इसका मतलब बिना स्पेस के, मतलब ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज, ये समझ लो, ये एक ही चीज है। जैसे अपन लिखते हैं ना सिंपल चीज, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो आप, तो एन पे पावर है, पर ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं कि भाई आई पे पावर नहीं, एस पावर नहीं, मतलब पूरे साइन थीटा पावर, बेसिकली किसके बराबर होता है, साइन थीटा पर स्क्वायर के बराबर होता है। तो वैसे ही मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो चीज बताई है, ये चीज बताई, या फिर मैंने ये जो चीज बताई, अगर स्पेस नहीं है तो ये अपने आप में एक यूनिट, अपने आप में एक यूनिट हो गया, है ना। तो ये माइक्रो सेकंड, फिर उस पे पूरे पे माइनस, और माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस क्या होता है, 10 की पावर -6 होता है, और इस पूरे पर ये क्या है, -1 है, ये चीज़ है यहाँ पे। बात समझ आई होप ये समझ में आपको आया होगा कैसे लिखा जाता है। अब लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको ढूंढना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो भाई 25 सेंटीमीटर लिखना है, तो एक तो ऐसा, पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका इन्होंने लिखा हुआ है ऐसा, तीसरा तरीका लिखा हुआ है इन्होंने ऐसा। पहली बात तो ये तो गलत ही होगा, 100% ये गलत होगा, 100% ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ऐसे लगा दिया आपने, प्लूरल बना दिया, फिर डॉट पे लगा दिया, तो गलत। अब दूसरा सोच रहे हैं कि यार सी और एम के बीच में स्पेस दें या नहीं दें, है ना। इसको पढ़ के आ रहे सेंटीमीटर्स, सेंटी अपने आप में एक प्रीफिक्स होता है, तो सी, सेंटी का जो सी होगा वो मीटर के सिंबल के साथ में जुड़ के आएगा, इसका मतलब ये सही है और ये गलत है, क्योंकि सेंटीमीटर कभी भी जब लिखते हैं तो सी और एम में गैप नहीं दे सकते, प्रीफिक्स हमेशा आपके सिंबल के साथ में लिखा जाता है, गैप नहीं होता, स्पेस नहीं होता, तो ये सही है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। वापस से ये वीडियो देखना, वापस से दोबारा देखना, कोई दिक्कत नहीं है, और वापस एक छोटी छोटी जो बात मैंने कही है वो समझना, और कैसे कैसे लिखना है वो समझना, फिर बुक्स खोलना, बुक्स में बहुत सारी यूनिट लिखी हुई है जो वो देखना, तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, किताबों में भी नहीं लिखा होता है, इसलिए वो सीख नहीं पाते, और ये बातें मैंने चुन चुन के पकड़ी और अब मैं आपको थ्रो कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना मेरे। अब सुनो, अब मैं बोला था ना आपको, मैं बताऊंगा सारे प्रीफिक्स वगैरह ये, तो मैं आपको बता रहा हूं। डेका, हेक्टो, किलो, गीगा, टेरा, पेटा, एक्स इधर से चलता है, इधर चलता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पीको, फेम्टो, हेक्टो, है ना। ये किसके बराबर होते हैं, तो इसका फैक्टर होता है आपके पास में 10 की पावर 1। एक देखो, एक याद कर लोगे सारे याद हो जाएंगे, देखो अभी सारे याद हो जाएंगे, आपको टेंशन जरूरत नहीं है ना। 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या हो गया आपका, हेक्टो हो गया। 10 की पावर 3 आपका क्या हो गया, किलो हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, अब 3 का पहाड़ा बोलना है, 3 का टेबल बोलना है। 3 का टेबल जब आप बोलोगे आपका जो काम है वो हो जाएगा, 3 3 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 18। ऐसे चलना है साहब आपको। 10 की पावर 1 मतलब डेका, 10 की पावर 2 मतलब हेक्टर, 10 की पावर 3 मतलब किलो, 10 की पावर 6 मतलब मेगा, 10 की पावर 9 मतलब गीगा, 10 की पावर 12 मतलब टेरा, 10 की पावर 15 मतलब पेटा, 10 की पावर 18 मतलब एक्सा। ये याद हो गया। 1 2 यहाँ तक याद रखना, फिर 3 2 जा 6, 9 12 15 18। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी वो सेम टू सेम चलेगा, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर माइनस में रहेगी, यहाँ पर पावर किस में रहेगी, माइनस में, मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर माइनस, सेंटी याद है ना, सेंटी 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 भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर, आप लिखते हो ना इसको सेंटीमीटर, है ना, सी और एम के बीच में स्पेस नहीं है, एक और सी के एम सी एम के बीच में स्पेस है, तो क्या होगा, इसको लिखते हो आप 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिखते हो, है ना। क्यों लिखते हो, क्योंकि एक जो सेंटी होता है वो 10 की पावर -2 के बराबर होता है, ठीक है ना। मिली 10 की पावर -3, देखो जब मैंने मिली लिखा था, मिली 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 देखो काम आया था ना, मिली 10 की पावर -3 लिखा है मैंने, देखो है ना, तो मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, माइक्रो 10 की पावर -6, माइक्रो 10 की पावर -6 मैंने यूज़ करा, ये देखो समझ रहे हो बात को, ये चीज़ें हैं वो, ठीक है। नैनो 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 फेम्टो 10 की पावर -15, एटॉन की पावर -18, ठीक है ना। इस तरीके फर्मी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये इनके सिंबल है, ये इनके सिंबल है, माइक्रो का ये म्यू म्यू बोलते हैं इसको, ये एन, पिको का पी, ऐसे, ठीक है ना। अब मान लो मैंने लिख दिया कहीं पर, जैसे मान लो मैंने कहीं पर लिख दिया 10 FM, तो इसको क्या पड़ा जाएगा, 10 फर्मी मीटर, 10 फर्मी मीटर पड़ जाएगा। अब एफ और एम के बीच में स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, एफ और एम के बीच में स्पेस नहीं है, तो मतलब ये अपने आप में यूनिट है। और फर्मी, फर्मी का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर -15 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 10 की पावर -15 मीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -14 मीटर, क्योंकि 10 की पावर 1 है, बेस बराबर है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 1 -15 -14 हो गया। बात समझ आ रही है, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 20 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो क्या प्रीफिक्स है, मीटर के सिंबल के साथ आ गया, मतलब अपने आप में यूनिट हो गई, अपने आप में बेटा क्या हो गई है, यूनिट हो गई है। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, 20 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 मीटर, ऐसे हम इसको लिखेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, गाइडलाइन सबको समझ में आ रहा होगी, ठीक है बेटा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे, डायमेंशंस पढ़ेंगे। अब समझते हैं डायमेंशंस क्या है, ठीक है। आओ, अब हमारा जो चैप्टर है अब थोड़ा सा यहां से स्टार्ट होता है। अब डायमेंशन समझते हैं क्या है। देखो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, क्या थी, मास था, लेंथ, मास था, लेंथ था, टाइम था, लुमिनस इंटेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक करंट थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, समझ रहे हो बात को, और आपका इलेक्ट्रिक करंट था। तो ये 7 हमारे पास में क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं, और जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कुछ पावर्स लगाते हैं, उन्हीं पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझना, एक बार समझ में नहीं आएगा पर अभी 2 मिनट में आपको समझ में आने लग जाएगा। क्या लिखा हुआ है, डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट इज रेज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो भाई डायमेंशंस क्या है, पावर्स है, टू विच द फंडामेंटल यूनिट इज रेज्ड, जो कि फंडामेंटल यूनिट पर लगाई जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने के लिए, ठीक है। जैसे मास की बात करें तो मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, m यूज करेंगे, और m पे पावर 1 लगा देंगे, तो हम बोलेंगे कि जो मास की जो डायमेंशन है वो m पे पावर क्या हो गई, 1 हो गई। अगर मैं बोलूं लेंथ की बात करूं तो लेंथ की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे l पे पावर 1, ठीक है। टाइम की डायमेंशन की बात करूं, टाइम डायमेंशन लिखूंगा t पे पावर 1, एक बार इतना याद रखो आप, ठीक है। m पे पावर 1, l पावर 1, t पावर 1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ब्रैकेट में m, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो गया इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बोल, इसको ये ब्रैकेट लगा के बोलोगे, इसको बोलोगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये पावर्स जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, डायमेंशंस हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा एरिया, बेटा मैंने क्या कहा, एरिया। अब भाई आप 9th 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब भी मैथमेटिक्स वाले सर ने एरिया निकाला था
तो उन्होंने क्या लिखा था 10 मीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमेशा स्क्वायर आपने पढ़ा है ना। तो भाई एरिया में 2 लेंथ होती है ना, तो मतलब लेंथ का स्क्वायर होता है वहां पे, तो लेंथ इंटू लेंथ होता है। तो अब एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म्स में लिख रहे हो, तो इसकी डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो लेंथ की डायमेंशन होती है L1, तो भाई एरिया डायमेंशन क्या हो जाएगी L1 तो यहां पे क्या बन जाएगा L की पावर 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, और डायमेंशन क्या हो गई लेंथ की 2 हो गई। इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है m पे पावर 0 L पे पावर 2 T पे पावर 0। तो हम क्या पढ़ेंगे कि एरिया में मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन 0 होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे m0 L2 T 0। थोड़ा कम समझ में आया, वापस समझाता हूं। जैसे मान लो बेटे, मान लो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्या है वॉल्यूम है। तो भाई वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात करें तो वॉल्यूम में कितनी लेंथ होगी 3 होंगी। जैसे कोई भी चीज का वॉल्यूम लिखोगे आप, है ना, तो ए बी सी करोगे 3 लेंथ होंगी। कितनी लेंथ होगी 3 लेंथ होंगी। तो ये तीनों लेंथ ही होंगी, चाहे लेंथ हो चाहे विड्थ हो चाहे ना हाइट हो, ये होंगी तो लेंथ ही ना भाई, होंगी तो लेंथ ही। इनको मापोगे तो मीटर में या सेंटीमीटर में ही, है ना। डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है तो लेंथ ही दोनों की दोनों। रेडियस है तो लेंथ ही ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो बस बात समझ रहे हो, तो ये लेंथ ही है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई लेंथ की डायमेंशन क्या पढ़ाई इस मास्टर ने सर L1 पढ़ाई, तो L1 तो क्या बन गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया L की पावर 3। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर बात करें तो वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन कितनी है 3, मास की कितनी है 0, टाइम की कितनी है 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे m पे पावर 0 L पे पावर 3 T पे पावर 0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया बेटा वॉल्यूम का हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। एरिया का पढ़ लिया, वॉल्यूम का पढ़ा, पढ़ेंगे डेंसिटी का। इसका पढ़ेंगे डेंसिटी का पढ़ेंगे। तो डेंसिटी रो, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या मैंने मास की डायमेंशन आपको पढ़ाई? यस सर मास की पढ़ाई। मास की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? सर मास की डायमेंशन होती है m1। और क्या मैंने वॉल्यूम की पढ़ाई? हाँ सर वॉल्यूम की पढ़ाई। वॉल्यूम की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है सर L3। सर ये पढ़ाई थी आपने? बोला हाँ सर। तो यहां पे कितनी बन गई सर m पे पावर 1 L पे पावर -3। या तो ऐसे छोड़ दो, और चाहो तो इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा किताबों में आपको m1 L -3 T0। अब आप सोच रहे सर क्या काम आएंगी? ये हमको बहुत काम में आने वाले। जैसे अभी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को पता है ना क्या काम आएंगे क्या नहीं आएंगे, 10 में पढ़ा आपने। पर धीरे धीरे जब आपने साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है ना, साइन 60 वैल्यू क्या है, एकदम से जब सर ने पढ़ाया होगा तो सर कैसे याद होगा। पर जैसे आप क्वेश्चन करते गए आपको साइन जो है साइन थीटा साइन 30 साइन 45 टेन 45 कॉट 45 सबकी वैल्यू याद हो गई थी आपको। तो ऐसे ही आपको डायमेंशन भी याद हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। पर डायमेंशन बनाना आना चाहिए आपको। तो कुछ एक की डायमेंशन अगर आपको याद होगी, 10-20 डायमेंशन अगर आपको याद होगी तो आपका काम चल जाएगा। सारी डायमेंशन आप बना लोगे बाकी की, ठीक है ना। कुछ है कि जो स्पेशल डायमेंशन 10, 12, 15 वो आपको याद होनी चाहिए और बाकी सब आप बना लोगे। इसलिए मैं आपको डायमेंशन बनाना सिखा रहा हूँ। काम बहुत आने वाली है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा, ठीक है ना, इसका काम क्या है। तो आज हम डायमेंशन बनाना सीखेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस की एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। तो आज हम केवल डायमेंशन बनाना सीखेंगे, तो इस पे हम थोड़ा काम करते हैं आज, ठीक है। आ जाओ बेटा। तो अब बात करते हैं किसकी हम, कि भाई सर डायमेंशन बताओ सर, स्पीड की बताओ, स्पीड की बताओ। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोला हाँ सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी L, क्योंकि डिस्टेंस इस तरह की लेंथ ही होती है, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी L पे पावर 1। टाइम की क्या हो जाएगी? T, तो T1। बोलो ओके सर, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कैसे लिखोगे? L1 T -1, या फिर ऐसे लिखो M0 L1 T -1, ऐसे लिख लो। तो यहां पे पूछे भाई स्पीड में
स्पीड में मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन -1। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, हम इनको मास, लेंथ, टाइम मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख रहे हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कुछ क्या लगा रहे हैं, पावर्स लगा रहे हैं, इन्हीं पावर्स को डायमेंशन कह रहे हैं। तो अब आपको डेफिनेशन जो है थोड़ी समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ देखो, डायमेंशंस आर द पावर्स। पावर्स जो जैकाल था ना, शक्तिमान में जैकाल, डॉक्टर जैकाल, वो बोलते हैं पावर्स, वही पावर की बात कर रहा हूं मैं। वो पावर बोलता था, ये पावर है, ठीक है ना। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट इज रेज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। तो जब हमें कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना होता है बेटा जी, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कुछ पावर लगाई जाती हैं, उन्हीं पावर को डायमेंशन कहा जाता है। स्पीड डायमेंशन याद करो, सब बच्चे याद करें, सबको याद होनी चाहिए। m0 l1 t -1 या l1 t -1, तो m0 l1 t -1। या चाहो स्मार्टली तो आप इसकी यूनिट से भी याद रख सकते हो। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर की हो गई, मीटर पे पावर 1 और टाइम पे पावर माइनस है, तो मीटर सेकंड इनवर्स है, तो l पे 1 t पे -1। तो यहाँ पे यूनिट से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की। तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है ये। तो भाई वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी में चेंज तो वेलोसिटी होगा। कहने का मतलब अगर आप लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही आएगा, टाइम में से टाइम घटाओगे तो टाइम ही आएगा। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है और सेम फिजिकल क्वांटिटी में से वही सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। और जब भी ऐसा होता है तो प्रोडक्ट आपको वही सेम फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। सर कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 10 मीटर की रस्सी थी, ठीक है। 10 मीटर की रस्सी में से 4 मीटर रस्सी काट दो, तो क्या आपके पास में 6 किलो आम बचेंगे क्या? नहीं ना। तो 10 मीटर की रस्सी है, 10 मीटर की रस्सी में से 4 मीटर रस्सी काट दोगे तो आपके पास 6 मीटर रस्सी ही बचेगी, मतलब लेंथ ही बचेगी। लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ ही बनेगी। लेंथ में लेंथ ही जोड़ सकते हो, मास में मास ही जोड़ सकते हो, फोर्स में फोर्स ही जोड़ सकते हो, करंट में करंट ही जोड़ सकते हो, मोमेंटम में मोमेंटम ही जोड़ सकते हो, मोमेंटम में से मोमेंटम ही घटा सकते हो। क्या फोर्स में से मोमेंटम घटा सकते हो? नहीं। क्या मोमेंटम में से वेलोसिटी घटा सकते हो? नहीं। क्या स्पीड में से एक्सेलरेशन घटा सकते हो? नहीं। क्या एक्सेलरेशन में फोर्स जोड़ सकते हो? नहीं। क्या फोर्स में फोर्स जोड़ सकते हो? हाँ। क्या एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन जोड़ सकते हो? हाँ। क्या टाइम में टाइम जोड़ सकते हो? हाँ। क्या टाइम में से फोर्स घटा सकते हो? ना, टाइम में से फोर्स नहीं घटा सकते। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यही आपको कह रहा हूं, ठीक है। सो भाई वेलोसिटी यहां पे है बेटा, यहां पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन और स्पीड डायमेंशन सेम होगी। और डायमेंशन इसकी क्या है वेलोसिटी की, l1 t -1, और टाइम की क्या होती है, t होती है। तो क्या हो जाएगा, छोटे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है ना मेरे, गोलू मोलू जो है, ध्यान से देखना, t पावर 1 है बेटा, t पावर 1 है, ऊपर जाएगा t पावर -1 हो जाएगा, और -1 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l पे पावर 1 t पर पावर -2। तो एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या हो गई, l1 t -2। क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, m0 l1 t -2, और स्पीड की m0 l1 t -1। अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा बात करें सर फोर्स की, बना दो ना प्लीज सर, फोर्स की बना दो ना प्लीज सर। ओके, फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला है बराबर क्या होता है, ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। क्या मास की डायमेंशन पढ़ाई थी, बोला हाँ सर। क्या होती सर, m1 होती है। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन पढ़ाई, बोला हाँ सर। कितनी पढ़ाई, क्या l1 t -1 पढ़ाई, बोला नहीं सर, l1 t -2 पढ़ाई। तो क्या बन गई, m1 l1 t -2। ये आपकी फोर्स की डायमेंशन बन गई बच्चों। बोलो ओके सर, समझ में आ गई। याद कर लो फोर्स डायमेंशन, m1 l1 t -2, स्पीड की m0 l1 t -1, एक्सेलरेशन की m0 l1 t -2, डेंसिटी की क्या हो जाएगी सर, m1 l -3 हो जाएगी सर, एरिया की सर l2 हो जाएगी सर, वॉल्यूम की सर l3 हो जाएगी सर। हमको सर याद हो गई है सर, यही चाहिए बच्चा, यही चाहिए।
फोर्स हो गया। अब हम बनाएंगे किसकी, वर्क की बना ले बेटा। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या फोर्स की डायमेंशन पढ़ा दी, बोला हाँ सर कितनी होती, याद करो m1 L1 T -2, और डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, सबकी डायमेंशन तो क्या होगी, वो लेंथ की होगी, जो लेंथ की होगी तो डिस्टेंस को भी अपन मेजर करेंगे मीटर सेंटीमीटर में किलोमीटर में, तो ये भी लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ तरह की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ ही है। तो भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की L देखो, L की पावर 1 बेस बराबर पावर जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा बेटा गोलू, क्या बन जाएगा m1 L2 T -2। बोलो ओके सर, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है सर। तो याद करो बाकी क्या हो जाएगी सर, m1 L2 T -2, और सर फोर्स की क्या हो जाएगी m1 L1 T -2, और वर्क की क्या हो जाएगी सर m1 L2 T -2। याद होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है बेटा। तो किस किस की पढ़ ली, वॉल्यूम की पढ़ ली, डेंसिटी की पढ़ ली, स्पीड की पढ़ ली, एक्सेलरेशन की पढ़ ली, फोर्स वर्क पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये याद होनी चाहिए, मतलब 15-20 जो लिखवा रहा हूं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और आपके पास में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी एक टेबल दी होगी, या कोई भी रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो, सब के अंदर आपको डायमेंशन की एक टेबल मिलेगी। उसमें से आप स्टार्ट की 15 से 20 अच्छे से याद कर लेना, और जो मैं बना रहा हूँ 15-20 में भी बनाऊंगा तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। बनाने आ जाएंगे फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर धीरे धीरे हम जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। तो डायमेंशन केवल 11th का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायमेंशन जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक आप डायमेंशन पढ़ोगे, तो 12th में भी पढ़ोगे, 11th में भी कहीं ना कहीं पढ़ते रहोगे, समझ रहे हो। तो ऐसा रहता है। तो कभी कोई क्वेश्चन हो डरना नहीं, हो सकता है कई बार आप डायमेंशन लिख रहे हो पर वो 12th क्लास का टॉपिक हो, 12th क्लास की कोई ऐसी चीज हो जैसे परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा 11th में, तो उनकी डायमेंशन निकालने का कोई मतलब नहीं। कैपेसिटेंस है ना, उसके डायमेंशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समझो मेरी बात को। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो 11th में जो काम आ रही केवल वही पढ़ना है ना। चलो आ जाओ, फोर्स की हो गई, वर्क की हो गई, पावर की पढ़ते हैं। तो भाई पावर जो होता है P, पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो क्या फोर्स की पढ़ाई, हाँ सर फोर्स की पढ़ाई सर। फोर्स की क्या होती है सर, m1 L1 T -1, और सर वेलोसिटी की सर L1 T -1 होती है। सर क्या बन गई पावर की, देखो सो ये बन गई m1 L2 T -2, ठीक है ना। फोर्स क्या हो गई m1 L1 सॉरी T -2, ठीक है ना। तो क्या हो गई, ये T -3 बन गई। तो पावर क्या बन गई, पावर की बन गई m1 L2 T -3, ये पावर की होगी। मतलब पावर को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम के टर्म्स में जब रिप्रेजेंट किया तो इन पे पावर लगाई, मास पे 1, लेंथ पे 2, टाइम पे -3। तो डायमेंशन क्या कहलाएगी, मास की डायमेंशन 1 है भाई, लेंथ की डायमेंशन 2 है भाई, और टाइम की डायमेंशन सर -3 है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ओके, पावर की हो गई सर। पावर के अलावा और बताओ सर, मोमेंटम की बताओ सर। मोमेंटम भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोमेंटम P बराबर क्या होता है, mv होता है। P बराबर क्या होता है, mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m, मास की डायमेंशन क्या हो गई, m हो गई, मास की डायमेंशन क्या हो गई, m हो गई, ठीक है सर। m1 वेलोसिटी L1 T -1, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका m1 L1 T -1, तो ये हो गई m1 L1 T -1, समझ में आ गया। एक होता है इम्पल्स, एक क्या होता है बेटा, इम्पल्स, एक क्या होता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, जो सिंपल बात समझाता हूं आपको मैं। खली भाई साहब है, और खली भाई साहब आपके चारों जड़ते हैं, और उनके हाथ और आपके गाल के बीच में इंटरेक्शन मान लो 0.5 सेकंड का रहा होगा, और एक तो वो थप्पड़ मारे, ठीक, और एक मैं मारूं ऐसे, और मेरा भी इंटरेक्शन वो 0.5 सेकंड का। कौन सी सिचुएशन में आपकी हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी सर, खली सर वाली में। इसका मतलब खली सर का इंपैक्ट ज़्यादा है, बात समझ में आ गई। तो मतलब यूनिट टाइम में आप कितना फोर्स ट्रांसफर कर देते हो, दैट इज इंपल्स। यूनिट टाइम में आप कितना फोर्स ट्रांसफर कर देते हो, इंपल्स होगा। तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स डायमेंशन होती है m1 L1 T -2, और टाइम की T1 होती है। तो क्या बन गई, ये बन गई सर m1 L1 T -1। अरे सर इंपल्स के डायमेंशन और सर मोमेंटम के डायमेंशन तो सेम हो गई। हाँ, तो ये क्या है, लिमिट है डायमेंशन एनालिसिस की, कि डायमेंशन देख के कई बार आप पता नहीं लगा सकते कि ये डायमेंशन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, क्योंकि इंपल्स और मोमेंटम हकीकत में दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, पर इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। डायमेंशन क्या है, सेम है। ऐसे ही वर्क की बात करें, वर्क डायमेंशन क्या है, m1 L2 -2,
तो वर्क की डायमेंशन हो गई, आपकी एनर्जी की डायमेंशन हो गई, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, सब एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, वर्क की, सबकी डायमेंशन क्या होगी, m1L2T-2 ही होगी, कैसी भी एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी नाम आ गया, इसका मतलब जो वही डायमेंशन होगी जो वर्क की होगी। आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है। ओके, इंपल्स की आ गई। इंपल्स के बाद में हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। 1 अपॉन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है भाई, ठीक है सर, बोला हाँ सर होता है भाई, टाइम पीरियड है तो टाइम ही ना, तो इसी टाइम पीरियड डायमेंशन T1, तो क्या हो गया भाई, T इनवर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर फ्रीक्वेंसी में मास की डायमेंशन 0, लेंथ की 0, टाइम की कितनी होगी, -1 होगी। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक समझ में आ गया सर। ऐसे ही आपको डायमेंशंस बनानी है, आपको अच्छे से डायमेंशन और याद है। इस्तेमाल एंगल करते हैं, एंगल ही कर देंगे अब, इंपॉर्टेंट एंगल की करते हैं। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। एंगल बराबर क्या होता है भाई, आर्क बाय रेडियस होता है। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क एक तरह की लेंथ ही होती है, तो आर्क एक तरह की लेंथ ही होती है, तो डायमेंशन L1। और रेडियस की बात करें, रेडियस भी एक तरह की लेंथ होती है, उसकी डायमेंशन भी L1। तो भाई इस पे दोनों पे पावर 1 कट गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, L पे पावर 0 बचा। तो इसका मतलब आपकी जो एंगल है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। सो एंगल जो है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पर क्या इसकी एंगल की यूनिट होती है, यस यूनिट है, यूनिट होती है, यूनिट होती है। और यूनिट क्या होती है, एंगल की रेडियन होती है। तो कोई आपसे पूछ ले क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसके डायमेंशन तो नहीं हो पर यूनिट हो, हाँ पॉसिबल है, एंगल है, एंगल है, एंगल है। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, पर डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है, समझ रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन हमने यहां सीखी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इतनी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, इतनी चीजें पढ़ चुके हैं बंदे को। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डायमेंशन की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सारे लेक्चर्स हमारे ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायमेंशंस की एनालिसिस, तो मतलब इसकी जो एप्लीकेशंस पे जाएंगे अपन। तो 5 एप्लीकेशन है मुख्यतः, और नीट के अंदर या बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन से, केवल 5 तरह के। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरह के बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपका यही काम है कि आपको अच्छे से डायमेंशन याद करनी है। देखो डायमेंशन सबको याद होनी चाहिए, कम से कम 15 से 20 जो स्टार्टिंग में लिखी है डायमेंशन अगर आपको याद है तो आपको हर चीज समझ में आएंगी। डीपीपी के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे और हर बुक के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, बस शर्त यह है कि डायमेंशन याद होनी चाहिए। जब तक आपको 37 की वैल्यू नहीं पता तो मास्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता। 10-45 की वैल्यू नहीं पता, मास्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता। वो तरीका बता सकता है पर वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, डायमेंशन तो आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सिखा पाऊंगा। टीचर का काम केवल 10% होता है बेटा, वो आपको केवल गाइड कर सकता है, रास्ता बता सकता है, ऐसे चलना है, चलना आपको ही पड़ता है। आदमी मर के ही स्वर्ग पहुंच सकता है, आदमी मर के ही स्वर्ग पहुंच सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं, तभी आप नीट क्रैक कर सकते हैं। मेरे केवल एक अकेले के पढ़ाने से नहीं पॉसिबल हो सकता, आपको और हमको दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब दोनों की मेहनत मिलेगी तो इतना बढ़िया प्राइस मिलेगा, बहुत मजा आ जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं जब एसएमएस हॉस्पिटल में गया, ठीक है ना, वहां पे एक बच्चा मिला मिस सैनी, मैं दिखाने गया जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, एसएमएस बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बच्चे तरसते हैं वहां पे अपना मेडिकल करने के लिए, मतलब एमबीएस करने के लिए नीट के बाद में। तो बच्चे ने धोख खाई, वो स्टेथोस्कोप यहाँ पे लटका रखा, तो वो देखते ही मेरी आंखों में मतलब ऐसा नम सी होगी, क्या यार मैंने इस बच्चे को पढ़ाया और आज इसके गले में स्टेथोस्कोप है, समझ रहे हो। तो मतलब अलग ही फील, वो मेरी पर्ची कटवा रहा है, वो सारे टेस्ट करवा रहा है, मतलब एक अलग फील। तो मैं चाहता हूं कि जब जहां पर भी मैं जाऊं वहां पे मुझे मेरे बच्चे मिलें और वो वर्दी हो, सफ़ेद वर्दी हो, वो लटका हो जिससे वो चेक करते हैं। मेरा हमेशा से मन करता था कि मैं डॉक्टर से बोलूं कि भाई मेरे को ये देख, कान में लगाऊं और वो चेक करूं धड़कन, है ना। मेरी इच्छा थी अमित से भी ये बोलने की, पर मैंने उसको भी नहीं बोला कि नहीं अब ये डॉक्टर बन चुका है, अब नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि टीचर का मकसद तो तभी पूरा जब उसका बच्चा कहीं अच्छी जगह पे सेट हो जाए, तो मतलब उसको गंगा नहा लिया वो, तो समझ लो। तो मैं चाहता हूँ बच्चों आप भी अच्छे से मेहनत करो। अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो जोश जुनून ताकत अच्छे से होनी चाहिए, पूरी साल चलनी चाहिए, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। ये मेरी हमेशा, मैं हर क्लास में जब ऑफलाइन क्लास भी लेता था तब भी मैं बोलता था, अभी भी मैं ऑनलाइन में भी ऐसे ही बोलूँगा,
ठीक है ना, मेरे को आपको सुनना ही पड़ेगा। मैं पीछे पड़ जाता हूं बच्चों के, मैं तो बोलूंगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरा बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, पर कभी भी अपने मम्मी पापा को परेशान मत करिए, क्योंकि मम्मी पापा ने आपको इतना बड़ा किया है, खिला पिला के, है ना। बहुत मेहनत से पैसे आते हैं बेटा, ऐसे नहीं आते, तो उनको थोड़ा यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। इसलिए ये जो कोर्स है अभी तक मैंने फ्री कर रखा है 25 अप्रैल तक, फ्री इजीली आप कूपन कोड लगाइए और फ्री जितना बच्चों को आप फैला सकते हैं, ये मतलब कर सकते हैं, उतना धर्म अब करिए आप। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, बाय बाय, थैंक यू।